साल था 1757। भारतीय इतिहास में एक ऐसा मोड़ जब एक लड़ाई ने नहीं, एक धोखे ने देश की तकदीर हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दी। और ये कोई मामूली लड़ाई नहीं थी, बल्कि एक बहुत बड़ी साजिश थी। तो 1757 में जो हुआ वो सिर्फ एक जंग नहीं थी। असल में यहीं से भारत में ब्रिटिश राज की शुरुआत हुई। ये कोई मामूली सैन्य जीत नहीं थी, बल्कि ये तो एक ऐसे साम्राज्य की नींव थी जिसे साजिश, लालच और धोखे से बनाया गया था। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे? सोचिए, सिर्फ 3000 सैनिकों वाली एक छोटी सी कंपनी और सामने 50,000 की भारी भरकम सेना, ये तो नामुमकिन लगता है ना? तो आखिर ये हुआ कैसे मुट्ठी भर, मतलब सिर्फ 3000 सैनिकों ने अपने से लगभग 15 गुना बड़ी 50,000 की सेना को हरा दिया? ये तो कोई गणित ही नहीं बैठता। साफ है ये कोई आमने सामने की सीधी लड़ाई तो नहीं थी। साफ है ये कोई आम लड़ाई तो बिल्कुल नहीं थी। जरा इन आंकड़ों पर एक नजर तो डालिए। एक तरफ सिर्फ 3000 सैनिक और उनका सामना करने के लिए खड़ी थी 50,000 की विशाल फौज। मैदान पर तो ये किसी भी एंगल से बराबरी का मुकाबला था ही नहीं। तो फिर ये हुआ कैसे? हुआ ऐसे क्योंकि असली लड़ाई मैदान पर लड़ी ही नहीं जा रही थी, वो तो पर्दे के पीछे लड़ी जा रही थी। और सच तो ये है कि ये मुकाबला था भी नहीं, ये एक सोची समझी साजिश थी। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर बंगाल ही निशाना क्यों बना। वो इसलिए क्योंकि उस दौर का बंगाल सचमुच सोने की चिड़िया था। यहाँ की जमीन सोना उगलती थी और यहाँ के बंदरगाहों से होने वाला व्यापार पूरे मुगल साम्राज्य की तिजोरी भरता था। जाहिर है ये वो खजाना था जिस पर सबकी नजर थी। इस पूरे टकराव का जो बीज है वो बोया गया था 1717 के एक मुगल फरमान से। इस शाही आदेश ने ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार में कुछ ऐसी छूट दे दी थी जिसने बंगाल के नवाबों और वहां के व्यापारियों की सच कहें तो नींद ही उड़ा दी थी। जिसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में कुछ ऐसे स्पेशल ट्रेडिंग राइट्स दे दिए जो वहां के लोकल व्यापारियों के पास थे ही नहीं। और बस यहीं से सारे फसाद की जड़ शुरू हुई। तो इस फरमान से अंग्रेजों को मिला क्या? उन्हें मिला बंगाल में टैक्स फ्री व्यापार करने का हक। उन्हें दस्तक यानी ट्रेड परमिट जारी करने का अधिकार मिल गया। और तो और कंपनी के कर्मचारी जो अपना प्राइवेट बिजनेस करते थे उन्हें भी छूट मिल गई। अब अंग्रेजों ने इन अधिकारों का जमकर गलत इस्तेमाल किया। वो न सिर्फ कंपनी के माल पर बल्कि अपने निजी व्यापार पर भी कोई टैक्स नहीं चुकाते थे। इससे नवाब के खजाने को जाहिर है बहुत बड़ा नुकसान हो रहा था। और बस यहीं से शुरू होता है असली टकराव नवाब और कंपनी के बीच। साल था 1756 और बंगाल की गद्दी पर बैठा एक नौजवान नवाब सिराज-उद-दौला। और ये वो नवाब था जो अंग्रेजों की हर चाल को खूब अच्छी तरह से समझ रहा था। तो दोनों के बीच झगड़ा किस बात पर था? मामला बिल्कुल साफ था। सिराज-उद-दौला ने सीधी सीधी बात कही, ठीक है व्यापार करो लेकिन कायदे से करो और अपना टैक्स चुकाओ और गैर कानूनी किले बनाना बंद करो। फ्रेंच कंपनी तो मान गई, लेकिन ब्रिटिश कंपनी ने नवाब का हुक्म मानने से इनकार कर दिया। लेकिन अंग्रेज वो उस वक्त दक्षिण भारत में कुछ लड़ाइयां जीत चुके थे और उनके हौसले बुलंद थे। उन्होंने साफ साफ मना कर दिया। और बात यही नहीं रुकी, अंग्रेजों ने एक और कदम आगे बढ़कर नवाब को सीधी चुनौती दे दी। उन्होंने बिना नवाब से पूछे कलकत्ता की किलेबंदी शुरू कर दी। अब ये सिर्फ नवाब की बेइज्जती नहीं थी, ये तो सीधे सीधे उसकी सत्ता पर हमला था। तो फिर क्या हुआ? शुरुआत में सिराज ने जोरदार हमला किया और अंग्रेजों को कलकत्ता से खदेड़ भी दिया। लेकिन यहीं पर उसने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। अब लड़ाई आमने सामने की नहीं रही, बल्कि कहानी एक बहुत ही गहरी, एक गुप्त साजिश की तरफ मुड़ गई। देखिए हुआ ये कि सिराज ने कलकत्ता के फोर्ट विलियम पर तो कब्जा कर लिया, लेकिन उसने भागते हुए अंग्रेजों को जाने दिया। ये लोग फुल्टा द्वीप पर जाकर छिप गए और ये सिराज की सबसे बड़ी भूल साबित हुई, क्योंकि इसी द्वीप पर बैठकर हारे हुए अंग्रेजों ने नवाब को जड़ से उखाड़ फेंकने की साजिश रची। और इस प्लान को पूरा करने के लिए मद्रास से रॉबर्ट क्लाइव अपनी सेना लेकर पहुंच गया। लेकिन इस साजिश में अंग्रेज अकेले नहीं थे, उन्हें साथ मिला नवाब के अपने ही लोगों का। नवाब के दरबार में ही गद्दारों का एक पूरा का पूरा नेटवर्क तैयार बैठा था। सोचिए, नवाब का सेनापति मीर जाफर, बंगाल का सबसे अमीर बैंकर जगत सेठ, ये सब के सब बिक चुके थे। और फिर वो दिन आया 23 जून 1757, प्लासी का मैदान। पर जैसा कि हमने कहा, ये कोई लड़ाई नहीं थी,
ये तो उस साजिश को अंजाम देने का दिन था, एक राजनीतिक सौदा। एक बार फिर से ताकत देख लीजिए। नवाब की सेना में 50,000 सैनिक, 16 से 20,000 घुड़सवार, 50 से ज्यादा तोपे, और अंग्रेज महज 3,000 सैनिक, जिनमें 800 यूरोपियन थे। भला 50,000 के सामने 3,000 की क्या बिसात। पर जैसा मैंने कहा, असल में लड़ाई तो हुई नहीं। तो फिर मैदान में हुआ क्या? हुआ ये कि नवाब की सेना का एक बहुत बड़ा हिस्सा बस खड़ा तमाशा देखता रहा। क्यों? क्योंकि सेनापति मीर जाफर तो पहले ही अंग्रेजों से हाथ मिला चुका था। राय दुर्लभ जैसे बड़े कमांडर अपनी टुकड़ियों को लेकर चुपचाप खड़े रहे। लड़ाई लड़ी तो सिर्फ कुछ मुट्ठी भर वफादार सिपाहियों ने, जिनका नेतृत्व मीर मदान और मोहनलाल जैसे जांबाज कर रहे थे। और इस धोखे का सबसे बड़ा सबूत वो है मरने वालों की संख्या। अंग्रेजों की सिर्फ 29 सैनिक मारे गए, सिर्फ 29। और नवाब की तरफ करीब 500 वफादार सैनिक शहीद हो गए। इससे साफ पता चलता है कि ये कोई जंग नहीं थी, ये एक राजनीतिक हत्या थी। इस जीत के बाद अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब तो बना दिया, लेकिन सिर्फ नाम का, एक कठपुतली नवाब। और यहीं से शुरू हुई बंगाल की वो भयानक लूट जो सालों तक चली। लूट की शुरुआत हुई हर जाने के नाम पर। कंपनी ने कहा कि कलकत्ता पर जो हमला हुआ था उसका मुआवजा चाहिए। और मुआवजा कितना? 1,77,00,000 रुपए। सोचकर देखिए उस जमाने में ये कितनी बड़ी रकम रही होगी। ये तो कल्पना से भी परे है। और इस लूट में सबने अपने अपने हिस्से बटोरे। अकेले रॉबर्ट क्लाइव, इस साजिश के मास्टरमाइंड, ने 20 लाख रुपए अपनी जेब में डाले। 20 लाख रुपए। खुद क्लाइव ने बाद में लिखा कि कंपनी और उसके अधिकारियों ने कुल मिलाकर 3 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की दौलत बंगाल से निकाली। और यही वो पैसा था, बंगाल से लूटा गया यही पैसा, जिसे अंग्रेजों ने आगे चलकर पूरे भारत को गुलाम बनाने में इस्तेमाल किया। और बेचारे मीर जाफर का क्या हुआ? उसे बहुत जल्द समझ आ गया कि उसे नवाब की गद्दी नहीं, बल्कि सिर्फ अंग्रेजों के हाथों की कठपुतली मिली है। अंग्रेजों की रिश्वत और तोहफों की डिमांड कभी खत्म ही नहीं होती थी। और देखते ही देखते बंगाल का पूरा खजाना खाली हो गया। तो प्लासी सिर्फ एक लड़ाई में हार नहीं थी, नहीं, ये वो चिंगारी थी जिसने अगले 190 सालों तक भारत को गुलामी की आग में झोंक दिया। जैसा कि कवि नवीन चंद्र सेन ने बहुत खूब लिखा है, प्लासी के बाद भारत पर शाश्वत दुख की एक रात उतर आई। और सच में ये वो पल था जिसने हमारे देश का भविष्य हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। प्लासी की लड़ाई इसे इतिहास की एक बड़ी जीत बताते हैं, पर क्या यह सच में जीत थी या एक सौदा?